राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एनसीईआरटी के क्लास 7 का चैप्टर 6 के बारे में। चैप्टर का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं और इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है और खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक, फिजिकल और केमिकल। भौतिक परिवर्तन क्रियाकलाप 6.1। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए और इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले ले। चित्र 6.1। चित्र में आप देख सकते हैं कागज का टुकड़ा। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है? अपनी कक्षा के चाकबोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चॉक पाउडर को एकत्रित कर ले अथवा चॉक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण पाउडर बना ले। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना ले। इसे चॉक के आकार में बेलकर सूखने दे। क्या आप चॉक के चूर्ण से फिर चॉक बना सकते हैं? क्रियाकलाप 6.3। कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण बर्फ और नमक में रख दें। क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन गया है? क्रियाकलाप 6.4। एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए। क्या आपको वहाँ जल की कोई बूंदे दिखाई देती है? आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि जल की थोड़ी थोड़ी बूंदें दिखाई देती है। सावधानी, ज्वाला पर कार्य करते समय सावधानी बरतें। उपयोग किए जा चुके लोहे की आरे के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए और ब्लेड के मुक्त सिरे के अगले भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। क्या ब्लेड के अग्रभाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? ब्लेड को ज्वाला से हटाइए। कुछ समय बाद अग्रभाग को पुनः देखिए। क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है? क्रियाकलाप 6.1 और 6.2 में आपने देखा कि कागज तथा चौक के आमाप साइज में परिवर्तन हो जाता है। क्रियाकलाप 6.3 और 6.4 में जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, ठोस से द्रव अथवा गैस से द्रव। क्रियाकलाप 6.5 में आरे के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ के आकार, आमाप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। भौतिक गुण कौन से होते हैं? पदार्थ का जो होता है आकार, आमाप मतलब साइज, रंग, अवस्था जैसे गुण जो होता है वो उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जितने भी ये पदार्थ के जो गुण हैं, साइज है, आकार है, रंग है, ये सब अगर परिवर्तन हो गए तो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसमें जो भी चेंजेस होते हैं उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करते हैं। रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित है। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। चित्र 6.2 में आप देख सकते हैं लोहे की कुछ जंग लगी वस्तुएं हैं। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है में जंग लग जाती है। आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उनमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ लोह से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है।
आइए हम कुछ ऐसे और परिवर्तनों पर विचार करें जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। क्रियाकलाप 6.6 सावधानी, मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि वे जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर ना देखें। मैग्नीशियम की पतली पट्टी, फीता अथवा तार का टुकड़ा लीजिए, इसके सिरे को रेगमाल से साफ कर लीजिए। मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता आप देख सकते हैं चित्र में, साफ कर लीजिए रेगमाल से इसके सिरे को। उसके बाद सिरे को मोमबत्ती की लो के पास लाइए। यह चमकदार श्वेत सफ़ेद प्रकाश देती हुई जलने लगेगी, चित्र 6.3 की भांति। 6.3 में आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता है। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म पाउडर शेष रह जाती है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाता है। ध्यान दें कि यहाँ लिखी समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरणों से भिन्न है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ है बनना या फिर हो जाता है। तीर का जो अर्थ है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो तीर का साइन बना हुआ है उसमें बन गया है फिर हो जाता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और न ही यह छात्रों से अपेक्षित है। भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। मिश्रण, जलीय विलयन को अच्छी तरह हिलाइए। मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? इस परीक्षण के आधार पर आप जल विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय अथवा क्षारकीय? भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है। जो भी भस्म बना था जिसमें आप मैग्नीशियम जला हुआ था, वो भस्म को मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन गया था वो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस उसमें जल अगर रखते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षारक है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड किससे बनता है? मैग्नीशियम के जलने पर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। मैग्नीशियम के जलने पर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब जल में घोलते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्रियाकलाप 6.7 शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए कांच के गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट नीला थोथा घोल लीजिए। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए, आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक परखनली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए, इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन के रंग से कीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन नीला, आयरन सल्फेट हल्का हरा। लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तन हो गया है। क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए। क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होते हैं। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ अर्थात आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप किसके कारण होता है? कॉपर या फिर तांबे की परत के कारण, जो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन CuSO4 नीला थोथा, इसे नीला थोथा भी कहते हैं कॉपर सल्फेट विलयन को, प्लस लोहा Fe, इससे क्या बनता है? आयरन सल्फेट विलयन। FeSO4 हरा हो जाता है प्लस कॉपर भूरा निक्षेप हो जाता है भूरा।
क्रियाकलाप 6.8 किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए। इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को चित्र 6.5 में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी में से गुजारिए और चूने का पानी तैयार करने की विधि अध्याय 5 में बताई गई थी। चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है? परख नली में परिवर्तन निम्न प्रकार से होते हैं। सिरका, एसिटिक अम्ल, खाने का प्लस खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस अन्य पदार्थ। चूने के पानी में से गैस को गुजारने के लिए व्यवस्था जो है दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस चूने का पानी का है CaOH2 CaOH2 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल का होगा H2O। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने का पानी मिलाने से क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट और जल। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में डालेंगे तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें चूने का पानी क्या होता है? दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। आप इसका उपयोग अध्याय 10 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। क्रियाकलाप 6.6 से 6.8 में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बने थे। क्रियाकलाप 6.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ थी। क्रियाकलाप 6.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। क्रियाकलाप 6.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। सिरका और खाने के सोडा से क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे चूने का पानी दूधिया कर दिया गया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। वैसा पदार्थ जिसमें एक या फिर उससे अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही होता है। रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन कौन है? भोजन का जो पाचन होता है हमारे शरीर में वो भी रासायनिक परिवर्तन है, और फल जो पकते हैं वो भी रासायनिक परिवर्तन है, और अंगूर का किण्वन जो होता है वो भी रासायनिक परिवर्तन है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अन्य उत्पाद होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जकों, डिटर्जेंट को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके की गई है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं, और नए पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती है। ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना। रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या घटनाएं हो सकती है कि ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना। ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना। आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करते हैं। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। कोयला जलता है या फिर लकड़ी जलता है या फिर मोमबत्ती भी जल रही है तो वो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती पिघलना वो तो भौतिक परिवर्तन होता है। वास्तव में किसी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। जलने के साथ क्या होता है? ऊष्मा का उत्पादन होता है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। इसलिए आपको पटाखे ना जलाने की सलाह दी जाती है।
जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? सुरक्षात्मक आवरण। आपने वायुमंडल में ओजोन को की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को भी हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल ना खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा है तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ दोहराइए। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अध्ययन में हमने पढ़ा कि पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम द्वारा स्वयं बनाते हैं। क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? पहले ने कहा कि पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अध्याय 5 में आपने अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। क्या उदासीनीकरण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना। आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूँकि लोहे का उपयोग सेतु, पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। लोहा प्लस ऑक्सीजन Fe प्लस O2 वायु से प्लस जल H2O से क्या होता है? जंग लगता है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3। जंग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक है? लोहा, ऑक्सीजन और जल। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। जंग लगने के लिए हमने बताया कि क्या क्या अनिवार्य होती है। ऑक्सीजन भी चाहिए और फिर ऑक्सीजन भी चाहिए, मतलब वायु और जल अथवा जलवाष्प। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक है अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लग जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में जंग जल्दी लग जाती है जब मौसम नमी वाला होता है। इसलिए मेरी सहेली रीता सदैव लोहे की वस्तु में जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है क्योंकि वह समुद्र तट के निकट रहती है। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुएं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीज की एक परत चढ़ाना है। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ाते रहना चाहिए जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सकता है। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जिंक जैसे किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं? लोहे पर हम जब जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम करते हैं उसे यसद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। आपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यसद लेपित होते हैं जिससे उसमें जंग नहीं लगती है। या फिर घरों में आपने देखा होगा कि घर में हम लोग जो अगर लोहे के खिड़की दरवाजे रहते हैं तो उनमें भी पेंट कर देते हैं जिससे उनमें जंग नहीं लगती है। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है? पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं, अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैंगनीज जैसे धातु को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील का बर्तन भी आप देखते होंगे कि उसमें क्या क्या मिला जाता है? कार्बन और क्रोमियम और निकेल तथा मैंगनीज जैसे धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है और इससे इसमें जंग नहीं लगता है।
क्रिस्टलीकरण कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक लवण को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है, उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता है। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सावधानी, केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करें। जल को उबालते समय सतर्क रहें। क्रियाकलाप 6.9 क्रियाकलाप 6.9 में अम्ल का उपयोग किया जाना है, अतः इसे शिक्षक की उपस्थिति में किया जाए। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाइए। चित्र 6.6 कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घुलना संभव ना हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए और जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुलाकर या अन्य किसी प्रकार ना छोड़े। कुछ समय बाद विलयन को देखें, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ और समय प्रतीक्षा कीजिए। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है। अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों के भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में पहचानने का प्रयास कीजिए। क्रिस्टल और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। आपने क्या सीखा? परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, भौतिक तथा रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं। भौतिक में क्या होता है कि जो भी पदार्थ भौतिक गुण में परिवर्तन होता है उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ये फिर से रिवर्स हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ बनते हैं और ये परिवर्तन दोबारा से फिर से पहले जैसा नहीं हो सकते हैं। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ चैप्टर 6 यहीं पे समाप्त होते हैं और अगले वीडियो में हम चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर और उसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। थैंक यू।